क्या भारत के चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ने करेले को नीम की झाड़ पर चढ़ा दिया और अब कड़वेपन का डबल डोज सामने आने लगा है? जी हां, बंगाल एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग के काम में लगा दिया और अब उसका खामियाजा सामने आने लगा है। यानी जो न्यायपालिका पहले से ही चींटी की चाल चलने और बहुत धीमे डिलीवरी सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में रही है, बंगाल में खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को और खराब कर दिया है। अब ये किसके लिए किया गया है, किसके फायदे के लिए किया गया है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन अभी बंगाल से जो खबर सामने आ रही है वो पूरी व्यवस्था की पोल खोलने वाली है। गंभीर से गंभीर मामलों को अधर में छोड़कर जज साहब लोग एसआईआर करवा रहे हैं। इस पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे पर्यावरण के मामले में देश की न्यायपालिका बड़े स्तर पर खेला कर रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज कह रहे हैं। और सेना का कैसा दुरुपयोग, सेना के प्रति लोगों की भावनाओं का कैसा दुरुपयोग सत्ता कथित रूप से कर रही है अदालतों पर दबाव बनाने के लिए, अपने हक में फैसले लेने के लिए, उसको भी जरा देखिएगा। जी हां, पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने सेठ अंबानी के वंतारा वाले केस से लेकर ग्रेटर निकोबार परियोजना तथा अन्य पर्यावरणीय मामलों में जजों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाया है। और एक बार फिर से वही बात सामने आई है जो पिछले कई दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि अदालतें प्राथमिक बिंदु या निर्णायक बिंदु को छोड़कर प्रक्रिया पर फोकस करने लगी है, जिसके माध्यम से एक तो सवाल को भटकाया जाता है, दूसरे कुछ लोगों के फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो पूर्व जज ने कैसे कैसे पोल पट्टी खोला है उसको तो एकदम आसान भाषा में समझेंगे ही। साथ ही बात करेंगे अडानी सेठ की। अमेरिका ने सेठ के चक्कर में भारत पर, पूरे भारत पर 126% का टैरिफ ठोक दिया है। जी हां, सेठ की कंपनी को सजा दिया गया है क्योंकि यह कंपनी कायदे से सारी चीजों को सामने नहीं रख रही थी, छुपा रही थी, छुप रही थी। क्या है पूरा मामला उसको भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी ये सब बतिया पाते हैं जो आप सुन रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया ये चीजें आपको कभी दिखाएगा नहीं, कम से कम इस जन्म में, अमृत काल में। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ अडानी की ही कर लेते हैं, सरकारी सेठ की। इनके भागने और पूरी जानकारी नहीं देने के चक्कर में इसी को लेकर अमेरिका ने 126% का टैरिफ ठोक दिया है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारतीय सौर उत्पादों पर यानी सोलर प्रोडक्ट्स पर लगभग 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला एंटी सब्सिडी प्रोब के बाद लिया गया है। आरोप है कि भारतीय कंपनियों को सरकारी सब्सिडी यानी छूट मिल रही थी, अब अडानी की कंपनियों पर जोरदार सख्ती दिखाई गई। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां मुंद्रा सोलर एनर्जी, मुंद्रा सोलर पीवी इस जांच में अनिवार्य प्रतिवादी थे। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों ने जांच में पूरी जानकारी नहीं दी, आवश्यक दस्तावेज छिपा लिए और नवंबर 2025 में जांच से हट गई। अब अमेरिका ने एडवर्स फैक्ट अवेलेबल का इस्तेमाल किया है, यानी अपना सबसे कड़ा दंड देने वाला तरीका अपनाया है और भारतीय सौर उत्पादों पर बहुत ही भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया है, करीब 126% का। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि अडानी की कंपनियों ने समय पर जानकारी नहीं दी, जरूरी दस्तावेज छिपा लिए और जांच में बाधा डाली, यानी जांच में सहयोग करने की बजाय जांच में बाधा डाली। अडानी की कंपनियों को एडवांस ऑथराइजेशन यानी एडवांस लाइसेंस ड्यूटी, फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ड्यूटी, ड्रॉबैक EPCG और भी निर्यात संबंधी तमाम छूट सरकार की तरफ से मिल रही थी, लेकिन इन लोगों ने जांच नहीं करने दिया। वहीं अमेरिका की एक और शिकायत है। सबको पता है कि जो भारत की सोलर इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर चीजें भारत बनाता नहीं बल्कि चीन से ले लेता है। कच्चा माल और तमाम पार्ट्स ज्यादातर चीन पर निर्भर है। आरोप है कि चीन की कंपनियां कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में फैक्ट्रियां लगाकर सप्लाई चेन के जरिए अमेरिका के नियमों से बचने की कोशिश कर रही हैं और भारत भी उसी पैटर्न पर निर्भर दिख रहा है। अब यह खबर बता रही है कि अडानी के चक्कर में भारत की वो कंपनियां भी लपेट दी गई हैं जो इस जांच का हिस्सा नहीं थी। उन पर भी 126% का टैरिफ लगा दिया गया, यानी 125.9% का। अडानी की कंपनी ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा दंडात्मक हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कि यदि भारत अपनी सब्सिडी योजना बदल भी देता है तब भी चीन पर निर्भर जो हमारी सप्लाई चेन है या फिर अन्य निर्यातकों को आगे भी अमेरिका के इस सजा को भुगतना पड़ सकता है। यानी आप देखिए तो शायद दुनिया में और कोई ऐसा व्यापारी, ऐसा सेठ नहीं होगा जो आए दिन इस तरह के विवादों में घिरता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय सेठ दुनिया के जिस भी देश में धंधा करने जाते हैं, मुनाफे के साथ साथ फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी के तमाम आरोप भी लेकर आते हैं, सजाएं भी लेकर आते हैं। अब चूंकि अपने देश में अमृतकाल है तो यहां तो सारी संस्थाएं सेठ को बचाने में लग जाती हैं, बचा भी लेती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो अमृतकाल है नहीं। अभी हाल ही में एक और टेंडर रद्द होने की बात सामने आई
गई। इसी बीच अमेरिका ने 126% का टैरिफ और ठोक दिया। क्या अब भी अंधभक्त और गोदी मीडिया कहेंगे कि जब आप सही है तो जांच से भागने की जरूरत क्या थी, दस्तावेज छिपाने की जरूरत क्या थी, क्यों जांच से निकल गए भैया सेठ जी, क्यों नहीं जानकारी दी, दस्तावेज दिए। बाकी आप तो जानते हैं कि छुपता कौन है छुपाता कौन है, मगर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेठ के पास बहुत पैसा है। अरे इतना बड़ा देश है, फिर काहे का कलेश है, सब कुछ उन्हीं का तो है। आइए अब देखते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में न्याय को फ्लाइट मोड में डाल दिया गया है, यानी जो न्याय करने वाले हैं उन्हें एसआईआर के कार्यक्रम में झोंक दिया गया है। पहले से ही देश परेशान है क्योंकि एसआईआर में स्कूलों के अध्यापकों को लगा दिया गया। एक तरफ परीक्षाएं चल रही हैं या होने वाली हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई ठप है। सोचिए, पढ़ाई के दौरान, परीक्षा के दौरान जिन अध्यापकों की ड्यूटी एसआईआर में लगा दी गई, उनके छात्रों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, और उन छात्रों का भविष्य यदि खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ना ज्ञानेश कुमार के बारे में मत सोचिएगा, बहुत पाप लगेगा। लेकिन ये बातें आम आदमी सोच सकता है, सत्ता में बैठे लोग और केंचुआ को ये बात समझ में नहीं आती है। इसी बीच जब पश्चिम बंगाल की सरकार और केंचुआ के बीच समय समय पर विवाद पैदा हुआ, केंचुआ ने आरोप लगा दिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार सहयोग नहीं कर रही है और पश्चिम बंगाल की सरकार कहती रही कि चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है। विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं, चलिए इस लड़ाई में हम अपने लोगों को भी झोंक देते हैं, और झोंक दिया। पश्चिम बंगाल के सैकड़ों जजों को एसआईआर की प्रक्रिया में लगा दिया गया है, यानी इन जजों का अपना काम ठप्प हो गया एसआईआर कराने के चक्कर में। यह खबर बता रही है कि पश्चिम बंगाल के जिला और महानगर न्यायालयों में न्यायिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 28 फरवरी की समय सीमा से पहले ही एसआईआर के तहत लगभग 50 लाख दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जजों को तैनात किया गया है। बहुत सारे मुकदमे, नियमित कार्रवाई सब बाधित हो रही है। और तो और पॉक्सो के जो मामले होते हैं उसके लिए जो विशेष अदालतें होती हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि इन जजों को भी एसआईआर में लगा दिया गया है। अब आप सोचिए कि इस देश की व्यवस्था की प्राथमिकता क्या है। एक एसआईआर जिसकी जरूरत आज तक प्रमाणित नहीं हुई, वैसे प्रमाणित तो इसकी वैधता भी नहीं हुई, लेकिन उसके लिए देश के जजों को लगा दिया गया। और सुनिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो नया उपाय सुझाया है उसे सुनकर तो आप कपारे पीटने लग जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल में किसी नाबालिग का यौन शोषण होता है और वो न्याय के लिए भटकती है तो उसके न्याय को पॉज कर दिया गया है, लेकिन एसआईआर होना चाहिए। वैसे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला स्तर पर कमेटी बनाया है ताकि बहुत जरूरी मामलों को वैकल्पिक कोर्ट्स में भेजा जा सके, लेकिन तमाम याचिकाकर्ता और न्यायिक अधिकारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि सामान्य कामकाज कब से शुरू हो पाएगा। जज साहब लोग अपनी न्यायपालिका छोड़कर अब प्रशासनिक कार्यालयों में नजर आने लगे हैं। वहीं पत्रकारों से एक जिला जज ने पूछा कि जब तक जजों को चुनावी रिटर्निंग अधिकारी नहीं बनाया जाता तब तक तो वह एसआईआर के काम करेंगे कैसे, हिस्सा कैसे ले सकते हैं उसमें। एसआईआर के कारण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है। ये कहां तक ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण केसेस भी उन्होंने याद दिलाया, जैसे दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज का मामला जो था जून 2025 वाला, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न अक्टूबर 2025 वाला, और बीरभूम में 13 वर्ष की एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला सामने आया। इन सारे मामलों को अब लटका दिया गया है क्योंकि जज साहब लोग एसआईआर करवा रहे हैं, और ये सब कुछ केंचुआ की डिमांड पूरी करने के लिए किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब केंचुआ की डिमांड पूरी होने से किसकी जरूरत पूरी होती है ये बताने की जरूरत है क्या। इन सबको लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर में शामिल करना सोच समझ के किया गया नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में यह फैसला हो गया। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत चुनाव प्रक्रिया के संबंध में वास्तविक रूप से सारे अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होता है। ऐसे में जब न्यायिक अधिकारियों को यानी जजों को प्रशासनिक कार्य दिए जाते हैं तो फिर स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जज लोग एक स्पेशल तरीके से कार्य करने के आदी होते हैं। वैसे मामला तो ये भी है कि एक जिले में जहां सारे अधिकार चुनाव संबंधी मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी के होते हैं, वहां पर जब जज साहब लोगों की एंट्री होगी तो आपसी खींचतान भी हो सकती है कि नहीं। अब सवाल ये किया जा रहा है कि यही काम अगर एक आध महीना पहले हो गया होता तब तो कुछ रिजल्ट भी समझ में आता। अब जब 28 फरवरी को टाइम पूरा हो रहा है तो इतने कम दिन में कैसे जज साहब लोग जादू की छड़ी घुमा देंगे। अभी 24 फरवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिला जज और अतिरिक्त जिला जजों के 294 अधिकारी तैनात किए गए, लेकिन यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अगर एक जज रोजाना 250 मामलों को भी निपटाए एसआईआर के तो लगभग 50 लाख आवेदनों को निपटाने में 80 दिन लग जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको जरा ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को कम से कम 3 साल के अनुभव वाले वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों जजों को तैनात करना चाहिए। अब हाई कोर्ट ने सभी सिविल जजों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दे दिया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे तो उड़ीसा और झारखंड के जजों को भी
चाहे वो सेवा में हो चाहे रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी पश्चिम बंगाल एसआईआर काम में बुला सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल की न्यायिक व्यवस्था तो ठप है ही, हो ही रही है। आप चाहें तो उड़ीसा और झारखंड की न्यायिक व्यवस्था को भी भट्टा बिठा दीजिए, एसआईआर को निपटा लीजिए। अब आप दर्शक जरा सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट पिछले कई महीने में ये तय नहीं कर सका कि एसआईआर की प्रक्रिया लीगल है या इलीगल, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी व्यवस्था को कमजोर करते हुए, न्यायिक सिस्टम को झकझोरते हुए एसआईआर करवाने में जुट गया है। सोचने वाली बात है कि जिस सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने एसआईआर पर रोक लगाने की उम्मीद लगाया था, वो सुप्रीम कोर्ट अब खुद को दांव पर लगाकर, यानी न्यायपालिका को भी दांव पर लगाकर एसआईआर करवा रहा है। यानी लोग जिससे एसआईआर रोकने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो खुद पूरा जोर लगा के एसआईआर कराने में जुटा हुआ है, भले अपना नुकसान हो जाए। पहले एसआईआर के नाम पर शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा था, तमाम शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दिया गया, और अब न्यायिक व्यवस्था को भी चौपट करने की सारा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, बड़े बड़े अमृतकाल में ऐसे बड़े बड़े कांड तो होने ही चाहिए। आखिर पता कैसे चलेगा कि अमृतकाल चल रहा है? आप लोग तो खाली अपनी स्क्रीन पर अमृतकाल की ये तस्वीर देखते जाइए। एसआईआर को लेकर हाल ही में हमने एक रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें बार बार ये सवाल किया गया कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यह जांचना था कि एसआईआर वैध है या अवैध, लेकिन इसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया पर ध्यान देता रहा कि प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये करिए वो करिए, ये कागज लीजिए वो कागज लीजिए, और इन सब के पीछे मूल सवालों को दबा दिया गया। कुछ ऐसा ही आरोप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता न्यायपालिका पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अदालतें एक वक्त में पर्यावरण का संरक्षण किया करती थीं, पर्यावरण बचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती थीं, वही अदालतें अब ठीक उल्टा काम करने लगी और पर्यावरण के नुकसान को सही ठहराने लगी। हाल ही में राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने अदालत के रवैये पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदालतें अब पर्यावरण के क्षरण को सही बताने में लग गई। देश की अदालतों के लिए प्रक्रिया पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अब अदालतें केवल ये देख रही हैं कि प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। मुझे इस बात का खेद है कि अदालत की भूमिका यहीं पर खत्म नहीं होती। ये नहीं कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, अदालतें आंख मूंद लें। अदालत को अंतिम परिणाम देखना होता है, यानी प्रक्रिया का पालन भले ही किया गया हो, लेकिन यदि अंतिम परिणाम से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इन्होंने दो उदाहरण भी याद दिलाया। पहला निकोबार का मामला, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। एक आदेश में जज ने लिख दिया कि अंडमान में ताड़ के तेल के बगानों के लिए पेड़ काटे जाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, और मुआवजे के तौर पर पेड़ हरियाणा और राजस्थान में लगाए जाएंगे। ये कैसी बेतुकी बात है? मुआवजे के तौर पर पेड़ लगाना एक मजाक बन गया है। अब आप दर्शक सोचिए कि देश में ज्यादातर जज क्या सोचकर पर्यावरण के मामले में फैसले दे रहे हैं। अंडमान में पेड़ काटेंगे और उसके बदले हरियाणा राजस्थान में पेड़ लगाएंगे। यानी कोई आपसे कहे कि आपकी टांग काट देते हैं, बदले में सिर पे मरहम लगा देंगे। क्या ये किसी भी रूप में न्याय संगत दिख रहा है? कोई तुक बनता है? सवाल ये भी है कि किसी पेड़ को तैयार होने में दशकों का वक्त लग जाता है, तो जो अदालतें या फिर संस्थाएं पेड़ काटने के बदले पेड़ लगाने की बात कहती हैं, वो ये क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि अगर आपको 20 साल बाद पेड़ काटना है तो आज पेड़ लगाइए, जब आज लगाए हुए पेड़ जिसे काटना है उसके बराबर हो जाए, तब काटने के बारे में सोचिए। और ये क्या बात होती है कि पेड़ काटे निकोबार में लगाए हरियाणा राजस्थान में? जस्टिस गुप्ता ने एक और उदाहरण दिया और कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि वंतारा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, और ये पूरा मामला ही मुझे प्लांट नजर आता है। ऐसा लगता है कि वंतारा के लोगों ने खुद ही रिट याचिका दायर किया था। अब आप दर्शक याद करिए, वंतारा केस में पहले दिन से मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि ऐसा लगता है सेठ के लोगों ने खुद ही याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को उन जजों की बेंच में भेजा जो सेठ का काम कर सकते थे। यानी पर्यावरण संबंधी मामला जिनको देखना था उन्हें न भेजकर ऐसे जजों की बेंच में यह मामला भेजा गया जो सेठ के हक में बात कर सकते थे। और बेंच के चयन को लेकर मैंने नहीं, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया था, मैंने विस्तार से दिखाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट खटाखट एक एसआईटी बनाता है, एक हफ्ते में एसआईटी रिपोर्ट दे देती है, कह देती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट परमानेंट सुरक्षा दे देता है सेठ के बेटवा को। जस्टिस गुप्ता भी पूछ रहे हैं कि जब असम के मुख्यमंत्री के आपत्तिजनक टिप्पणी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोग हाई कोर्ट चले जाइए। लेकिन वंतारा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ साफ कर दिया, यानी कह दिया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी कमेटी बनाता था तो उसमें वन अधिकारी हुआ करते थे, नौकरशाह हुआ करते थे, मामले के विशेषज्ञ हुआ करते थे, वकील सब शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें केवल सरकारी अधिकारी रहते हैं। अरावली मामले को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि तमाम कमेटियों की रिपोर्टिंग अब सीधे सीधे सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखती है। जस्टिस गुप्ता कहते हैं कि जज विशेषज्ञों पर निर्भर होते हैं,
हैं, यानी विशेषज्ञ जैसी रिपोर्ट दे देंगे जज उसी को मान लेते हैं। बहुत ही कम ऐसे जज हैं जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट से भी आगे बढ़कर किसी मामले में एनालिसिस करें। अब यदि रिपोर्ट ही गलत हो, किसी के इशारे पर बनाई गई हो, तो जज क्या करेगा यदि रिपोर्ट ही बायस्ड है। एक और केस में इन्होंने याद दिलाया, कहते हैं कि कई ऐसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू भी उलझ जाते हैं। 4 धाम सड़क का मामला था। जस्टिस नरीमन ने आदेश पारित किया कि सड़क की चौड़ाई 6 या 7 मीटर होनी चाहिए, लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल ने हलफनामा दायर करके कहा कि सेना को 20 से 30 मीटर की चौड़ी वाली सड़क चाहिए। अब जब सेना ने कह दिया सेना की डिमांड है तो आपको करना ही पड़ेगा। एक जज के रूप में हम हर किसी के फैसले को पलट तो नहीं सकते, लेकिन जस्टिस गुप्ता ने एक चौंकाने वाली बात बताया। इनका कहना है कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सेना के जिस अधिकारी ने हलफनामा दायर करके 20 से 30 मीटर की सड़क मांगा था, वो असल में सेना की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनसे किसी ने कहलवाया था कि आप ये डिमांड कर लीजिए। यानी सेना के अधिकारी से कहा गया कि आप ये चौड़ी सड़क मांगिए। यानी सोचिए, ज्यादा पहाड़ी काटना है, ज्यादा चौड़ी सड़क बनाना है, इसके लिए सेना के अधिकारियों का कथित दुरुपयोग हो रहा है। यानी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सेना की जरूरत बता दिया जाए ताकि अदालत को बात माननी ही पड़े। ये काम देश की व्यवस्था यानी सरकार कर रही है। वैसे तो सबको पता है कि किस तरीके से सेना और सेना के प्रति भावनाओं का दुरुपयोग वर्तमान सत्ता ने किया है, लेकिन इस लेवल पर भी हो रहा है। क्या आपने कल्पना किया था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 6-7 मीटर की सड़क बनाइए, तो सेना के अधिकारी से कथित रूप से कहलवाया जाता है कि कहिए कि सेना को 20-30 मीटर वाली सड़क चाहिए, इतनी जरूरत है। अब जब सेना मांग रही है तो देना पड़ेगा। अब आपको तो पता है 6-7 मीटर की सड़क बनेगी, टेंडर कितने का होगा? अगर 20-30 मीटर की सड़क बनेगी तो टेंडर कितना बड़ा हो जाएगा? सीधे सीधे 4-5 गुने का अंतर आएगा। खासकर पहाड़ियों को काटकर निर्माण का बजट कितना ज्यादा होगा ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, और उसमें कमीशन कितना बड़ा होगा ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। पूर्व जस्टिस का कहना है कि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को हर जगह समाप्त किया जा रहा है और पर्यावरण को बर्बाद करने की परमिशन बहुत आसानी से दी जा रही है। अब अदालतें भी केवल प्रक्रिया का पालन ही जांचती हैं, दुष्परिणाम क्या होगा उसे नहीं देखा जाता। दिल्ली में पटाखों पर बैन और 10 साल पुराने डीजल कारों पर बैन वाले आदेश को भी रद्द कर दिया गया। ये सब देखकर बड़ा दुख होता है कि आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं, देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अदालतें उल्टा काम करती हुई दिख रही हैं। मगर फिर भी हम आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं हालात बदलेंगे। अब आप दर्शक जरा सोचिए, एक तरफ देश की सुप्रीम कोर्ट है जिसे केंचुआ के SIR की जांच करनी थी, वो खुद ही केंचुआ के साथ मिलकर काम करने लगा। खुले तौर पर सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इस कदर कमजोर और नपुंसक हो चुका है कि उससे न्यायपालिका के सदस्यों की यानी जजों की जरूरत पड़ रही है SIR कराने के लिए? ऐसे तो कल का चुनाव आयोग कहेगा कि भैया जज भी काम नहीं कर पा रहे हैं, चलो सेना को लगा दो। बाकी राजनीतिक दलों को तो पहले ही झोंका जा चुका है। दूसरी तरफ देश की अदालतें हैं जो पर्यावरण को ताक पर रखकर सेठों के हक में फैसला दे रही हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल मरना ही है, और जब मरना ही है तो प्रदूषण के कारण थोड़ा जल्दी मर जाए, कल की आती मौत आज आ जाए, क्या दिक्कत है? वैसे भी आबादी इतनी ज्यादा है, बड़े बड़े लोग तो अपने घरों में पानी से लेकर हवा सब कुछ शुद्ध कर लेंगे, प्यूरीफायर लगा लेंगे। आपका क्या होगा जनाबे आली? ये सवाल कोई पूछे तो कह दीजिएगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।